देखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं काय के बारे में, मोल अंश के बारे में। मोल अंश होता क्या है? देखिए, किसी भी अवयव के मोलों की संख्या में आप कुल मोलों की संख्या का क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए। ठीक है, अवयव मतलब क्या, ढंग से समझिएगा। किसी भी चीज में दो अवयव तो मिनिमम होंगे ही सही, एक तो क्या विलेय और एक क्या विलायक। आपको मैंने बताया है विलेय को कैसे लिखेंगे हम, बी से, और विलायक को कैसे लिखेंगे हम, ए से। ये दो तो होने ही है। अब किसी का भी हमको क्या निकालना है, अंश। जैसे मुझे क्या निकालना है, बी का क्या निकालना है, अंश निकालना है। तो बी का मोल अंश निकालना है, तो क्या तरीका होगा, इस बी के जो भी क्या है मोल, ठीक है, बी का मोल अंश क्या होगा, देखो मोल अंश को हम x से प्रदर्शित करते हैं, बी का मोल अंश तो क्या लिख देंगे हम उसको, xb। तो क्या हो जाएगा, बी के मोलों की संख्या बटा में क्या आ जाएगी, कुल मोलों की संख्या। अच्छा, मोलों की संख्या को कैसे लिखेंगे, n से। x का मतलब तो क्या होगा, मोल अंश, और n का मतलब क्या होगा, मोलों की संख्या। n मतलब नंबर, ठीक है, तो क्या मोलों की संख्या, और x आ जाए तो मोल अंश। तो b के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। तो कुल कौन कौन, एक तो a के ने b के, तो a के मोल कितने होंगे, a ने, प्लस b के मोल कितने होंगे, nb। तो क्या आ जाएगा, na प्लस nb। ठीक है, तो xb बराबर हो गया क्या, nb अपॉन na प्लस nb। ओके, अब ढंग से समझिएगा आप लोग, आगे हम लोग बात करेगा कि x a की, मान लो a का मोल अंश पूछ ले, तो कैसे निकलेगा, जिसका भी आपको मोल अंश निकालना है उसके मोलों की संख्या। तो क्या होगा, a का मोल अंश कितना होगा, na बटा कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोलों की संख्या क्या होगी, कुल कौन कौन, a का मोलों की संख्या na और b की मोलों की संख्या nb। तो क्या हो जाएगा वो, na प्लस nb। ठीक है, और मोल अंश देख का सूत्र क्या बन गया हमारा, बेसिक सूत्र हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, या विलियन के कुल मोलों की संख्या। ठीक है, यूं लिख देते हैं अपन, विलियन में जितने भी मोल हैं सभी की संख्या, विलियन के कुल मोलों की संख्या है ना, की संख्या। ठीक है, तो किसी का भी मोल अंश निकालना तो उसके अवयव की मोलक संख्या, कुल मोलक संख्या क्या लगा दीजिए, भाग। देखो ये कोई नई चीज नहीं है, कोई भारी रामायण नहीं है। आप देखिए, अंश, अंश का मतलब क्या होता है, हिस्सा, मतलब भाग। ठीक है, और किसी भी चीज का भाग कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा, ठीक है, स्क्वायर है, ये a के पास खाली है एक स्क्वायर है, और b के पास बाकी के कितने हैं, 3 है, ये b के पास है। अब मैं बोलूं कि इसमें से a का भाग कितना है, तो a का भाग कितना है, आप लोग बोलो कितना, 1/4। कैसे, कि कुल भाग थे 4, ठीक है, और a का हिस्सा कितना है, इसमें से खाली 1 का, तो टोटल इसका भाग कितना आ गया, 1/4। ठीक है, तो मैं बोलूं b का हिस्सा कितना है, तो b के टोटल हिस्से में कितना है, ये 3 बटा टोटल कितने हैं, 4, तो 3/4। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसके जैसे हमको a के मोल अंश निकालना है, तो a के जो मोलों की संख्या होगी, a का जो भी हिस्से में जो भी मोल आ रहे हैं उसमें जितने भी मोल है टोटल, जैसे यहाँ पे 4 थे टोटल, तो 4 का क्या लगा देंगे, उसमें भाग लगा देंगे। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से मोल अंश मतलब क्या, उसका हिस्सा, और हिस्सा कैसे निकालते हैं, जितना भी उसका आ रहा है उसमें टोटल का क्या लगा दो, भाग लगा दो। समझ में आ रही है बात, रटना नहीं है। अभी सभी सबसे पहले मोल अंश की क्या लिखेंगे, परिभाषा। ठीक है, परिभाषा का ऐसे बनेगी आप लोगों के, ये सूत्र दे रखा है, इससे क्या परिभाषा, देखिए परिभाषा बनाने के आप लोगों को 11वें तरीके सिखाए जाते हैं। क्या तरीके होते हैं, एक तरीका तो ये होता है नीचे वाले को क्या रख दो, एक और तरीका क्या होता है, एक और तरीका होता है साहब परिभाषा बनाने का, कि ऊपर वाले के मोलों की संख्या बटा नीचे वाले के मोलों की संख्या और का अनुपात। आ रही बात समझ में, मतलब किसी अवयव के मोलों की संख्या
तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात। तो मेरी बात सुनिए, यहाँ पर यदि आप ये बोलोगे ना कि विलयन के कुल मोलों की संख्या 1 हो तो अवयव की मोलों की संख्या, तो ऐसा परिभाषा क्या नहीं होगी, जमेगी नहीं। तो एक तरीका तो नीचे वाले को एक रख दो जैसे हमने मोलता में अपनाया, तो एक और तरीका क्या है, ऊपर वाले का नाम लिखो तथा करके नीचे वाले का नाम लिखो और क्या लगा दो पीछे, का अनुपात। तो क्या बन जाएगी, परिभाषा। तो इसकी हम उस तरीके से बनाएंगे, अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाती है, उस अवयव का मोल अंश। लिखिएगा, किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात। मोल अंश उस अवयव का मोल अंश कहलाता है। ओके, लिख लिया सभी ने, ठीक है। अब देखो सभी ये वाला सूत्र भी लिख लो, ये वाला सूत्र लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा, है ना, खाली सूत्र लिखना था, ये नहीं लिखना था, किसी ने तो नहीं लिखा ना। अब देखिएगा, आगे बात करते हैं, यहां पर ढंग से समझिए आप लोग। अब ए ने क्या होगा, ए ने क्या है, मोलों की संख्या मैंने आपको अभी बताया भी था इसके पहले कि मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, दिया गया भार बटा वास्तविक भार या अणु भार, ये होता है। तो क्या होगा, दिया गया भार, तो ए का भार जो होता है, भार को कैसे प्रदर्शित करते हैं हम, W से, और क्योंकि ए का है इसलिए क्या जाएगा, WA, और अणुभार को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से, तो क्या हो जाएगा, इसलिए MA, तो MA बराबर क्या आ गया, WA/MA। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूंगा कि MB की, तो MB क्या आएगा, B का भार मतलब WB बटा में क्या आ जाएगा, MB, B का अनुभार, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं यदि बात करूं तो आपके XB यदि टोटल निकालना हो तो XB का सूत्र क्या हो जाएगा, ये आपके NB का मान कितना आया, WB बटा MB बटा में MA का मान कितना आया, WA बटा MA प्लस NB का मान कितना आया, WB बटा MB, और बराबर में क्या चल रहा है यहाँ पर, XB। तो यहां से देखिएगा XB बराबर हो क्या जाएगा,
WB बटा में क्या है MB बटा नीचे MA इंटू AB क्या आ जाएगा आपका LCM, MB का गुना। फिर इसके अलावा क्या होगा, ये यहाँ पर आपको पता है लघुत्तम लेना आता है सभी को, MA से MA कट गया, कौन बचा MB, तो MB का इसमें गुना होगा WMA, तो क्या होगा WA इंटू MB प्लस इसके अलावा आपके यहाँ पर MB से MB कट गया, क्या बचा MA, तो MA का गुना होगा काय में WB में, गुना होगा काय में WB। ठीक है, अब क्या होगा देखो, MB से MB क्या हो गया खत्म। ठीक है, तो MB से MB हो गया समाप्त, तो क्या बचेगा XB बराबर WB, अच्छा MA कहाँ जाएगा ऊपर, तो WB इंटू कितना MA, ये बटा में ना MA, तो ऊपर आ जाएगा। इसके अलावा नीचे क्या बचेगा WA इंटू MB प्लस MA इंटू WB। ठीक है, ये सूत्र आया है साहब काय के लिए, आपके XB के लिए, और ये XB क्या है आपके, किसका मोल अंश है, B किसको मानता है विलेय को, किसका मोल अंश है विलेय। तो ये विलेय का मोल अंश निकालने के लिए आप डायरेक्टली सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, काय का मोल अंश निकालने के लिए, B का मोल अंश निकालने के लिए डायरेक्टली क्या लगा सकते हो, ये वाला सूत्र लगा सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली जैसा मैंने बताया वैसे भी आप इस सवाल को सोल्व कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो वाला तरीका सिंपल रहेगा, डायरेक्टली क्या निकाल लो, इनका मोल अंश निकाल लो और मतलब दोनों के मोलों की संख्या निकाल लो और डायरेक्टली उसके मोलों की संख्या में कुल मोलों की संख्या क्या लगा दो, भाग लगा दो। ऐसे कर लोगे तो भी आपका क्वेश्चन और भी क्या पड़ेगा, सरल पड़ेगा। जैसे भी चाहे वैसे आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो अगर न्यूमेरिकल आए तो, या डायरेक्टली सूत्र लगा दोगे तो भी क्या हो जाएगा सोल्व। अच्छा, इसी प्रकार से आप x के लिए सूत्र निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, बस यहाँ पर जो मान है उसमें क्या करना, Na की जगह रख देना Na का सूत्र और NB की जगह रख देना NB का सूत्र। तो ये लिख लीजिए और XA के निकालने के लिए जगह छोड़ दीजिए, वो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, शांत रखिएगा। देखो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, नॉर्मलता के बारे में। नॉर्मलता क्या होती है, तो नॉर्मलता के अंतर्गत नॉर्मलता का सूत्र होता है क्या, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटा विलयन का आयतन लीटर में, मतलब मोलरता के जैसा ही है, बस अंतर क्या है, मोलरता में क्या आता था विलेय के मोलों की संख्या, या मोलों की संख्या की जगह क्या आएगा ग्राम तुल्यांक। अब जब ग्राम तुल्यांक आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए ग्राम तुल्यांक क्या होता है, फिर आगे बात होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो पहला हम ये सीखेंगे विलेय के ग्राम तुल्यांक होता क्या है। तो विलेय का ग्राम तुल्यांक क्या होता है, जैसे मोलक संख्या कैसे निकालते थे आप, मोलक संख्या के लिए क्या करते थे, विलेय के भार में किसका भाग लगाते थे, उसके अणुभार, विलेय का जो भार था ना उसमें किसका भाग लगाते थे, उसके अणुभार का। मोलक संख्या में ही करते हैं, उसके भार में किसका भाग लगाते हैं, उसके अणुभार का। ठीक है, उसी प्रकार से तुल्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे, विलेय के भार में भाग लगाएंगे किसका, उसके तुल्यांक के भार का, मतलब अणुभार का भाग लगाते हो तो क्या आती है, मोलों की संख्या, पर यदि तुल्यांक के भार का भार लगाओगे तो क्या आ जाएगी, उसका तुल्यांक आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में समस्या उत्पन्न होती है कि तुल्यांक की भार ससुरा क्या होता है। ठीक है, तुल्यांक की भार क्या होता है, तो तुल्यांक की भार के बारे में बात करें तो इसमें का तरीका होता है क्या, अलग अलग के लिए अलग अलग लगता है, मतलब अणुभार में किसी ना किसी चीज का भाग लगाना ऐसा आता है, अणुभार में क्या लगता है, किसी ना किसी का भाग, उससे क्या निकलता है तुल्यांक भार, किसका भाग लगता है, तो अलग अलग के लिए अलग अलग चीज होती है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर लें अम्ल का तुल्यांक की बार है ना, पहले नंबर में बात कर रहे हैं किसके लिए, अम्ल के लिए। कोई भी अम्ल दे रखा है तो अम्ल के लिए साथ तुल्यांक की भार कैसे निकलेगा, तो अम्ल के लिए आपको क्या करना है, उस अम्ल का जो अणुभार, अम्ल का जो अणुभार है उसमें क्या करो, प्रतिस्थापनीय H+ की संख्या, मतलब जो भी उसमें H+ आयन बन सकते हैं ना, प्रतिस्थापनीय H+ की संख्या जो होती है उसका क्या लगा दो, उसमें भाग लगा दो। ये काय के लिए हो जाएगा साहब, अम्ल के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उसने हमको
दिया क्या H2SO4, और H2SO4 का मेरे को क्या निकालना है, तुल्यांकी भार। तो H2SO4 आपको पता है सभी क्या है, अम्ल है, गंधक का अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसका मुझे तुल्यांकी भार निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा मुझे, तुल्यांकी भार निकालने के लिए इसका अणु भार। तो अणु भार कैसा आएगा, सभी को ज्ञात होना चाहिए अणु भार कैसे निकालते हैं, ठीक है। कैसे, एक हाइड्रोजन कितना होता है, एक, तो दो हाइड्रोजन कितना होगा, दो, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1, प्लस एक सल्फर का कितना होता है, 16, सॉरी 32, एक सल्फर का कितना होता है 32, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन का कितना होगा 64, 4 इंटू 16, ठीक है। तो 2 धन 32 धन 64, दो, अरे ये सभी को ज्ञात, देखो तो आगे जो बात चलेगी क्या चलेगी, 64 और 34 कितने होते हैं 98, तो ये क्या आ गया साहब इसका अणुभार। अब जैसे अणुभार आया इसका क्या निकाल लीजिए आप, तुल्यांकी भार। कैसे निकाल सकते हो तुल्यांकी भार, क्या बताया अपन ने कि जो अणुभार है उसमें प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या, कितना हाइड्रोजन है इसमें, दो का क्या लगा दो इसमें भार, कितना आ गया 49, तो ये क्या आ गया साहब तुल्यांकी भार, किसके लिए, अम्ल के लिए। इसी प्रकार से अलग अलग निकाल सकते हो, सबके लिए अपन पढ़ते जाते हैं एक एक करके, पहले अम्ल के लिए लिख लीजिए, फिर आगे क्षार के लिए पढ़ते हैं, फटाफट लिखिए। क्षार के लिए तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, क्षार के लिए तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या करना है, अणुभार में प्रतिस्थापनीय OH माइनस की संख्या का क्या लगाना है, भार, ठीक है। तो जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, मान लीजिए दे दिया गया क्या, LOH का होल थ्राइस, ठीक है, LOH का होल थ्राइस दे दिया गया है। अब हमें देखिएगा, अब हम लोग बात कर रहे हैं गाय के लिए, क्षार के लिए क्या निकालना है हमें, तुल्यांकी भार। तो क्षार के तुल्यांकी भार क्या होगा, अणुभार बटा प्रतिस्थापनीय OH माइनस की संख्या, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे आपको उसने दे दिया क्या NaOH, और इसका क्या निकालो तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसका अणु भार। तो अणु भार कैसे निकलेगा, अणुभार क्या होगा, सोडियम का कितना होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 23 और 16 39, और 1 कितना 40। तो क्षार के लिए साहब आपके टोटल कितना आ गया, ये अणुभार 40। अब जब क्षार के लिए टोटल 40 आ गया, तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, इसका तुल्यांकी भार। किस प्रकार से निकालेंगे आप इसका तुल्यांकी भार, सीधी सी बात है, अणुभार बटा प्रतिस्थापनीय OH माइनस की संख्या, तो अणुभार कितना है 40 बटा प्रतिस्थापनीय OH माइनस संख्या, कितने OH माइनस है इसमें, एक, तो 40 बटा 1 मतलब कितना आ गया, ये क्या आ गया अपना आंसर, ठीक है। और भार का क्या लगा दो पीछे, देखिएगा लवण का तुल्यांकी भार कैसा आएगा। तो लवण का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमको क्या करना है, उसके अणुभार में उसके कुल धनावेश या ऋणावेश का क्या लगाना है, भाग, मतलब जिन पर आपके कुल धनावेश या ऋणावेश होगा, ठीक है, उसी के अनुसार क्या निकलेगा, उस लवण का तुल्यांकी भार निकलेगा। जैसे हम बात करेगा कि SO4 माइनस की, इसके लिए मुझे क्या निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना। पहले तो मैं क्या निकाल लूं, इसका अणु भार कैसा आएगा, एक सल्फर का कितना होता है बोलो 32, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, 4 ऑक्सीजन कितना होगा 64, और इसके अलावा 2 माइनस है, ठीक है। तो 2 जोड़ना है कि नहीं जोड़ना, ठीक है, क्यों जोड़ना है, ठीक है। 2 और वो तो क्या जुड़ा, इलेक्ट्रॉन जुड़ा ना, अणुभार में वो कैसे जुड़ेगा, ठीक है, वो भार थोड़ी उसका, ठीक है।
या तो दो इलेक्ट्रॉनों का परमाणु भार निकाल दो, पर वो बहुत लगभग न के बराबर होता है। ध्यान रखना, अनुभार कभी भी निकालना है ना किसी भी आयन का, तो खाली इसी से निकलेगा, उसमें आवेश वगैरह नहीं जुड़ेगा। ध्यान रखो, मतलब क्या आएगा, खाली 32 प्लस 16 चौक 64, तो 16 चौक 64 और 32 कितना हुआ, 96। ठीक है, ये आएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, क्योंकि ये दो माइनस है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए पर इलेक्ट्रॉनों का भार न के बराबर होता है। वो होता है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का भार, 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31, इतना कम होता है, माइनस 31, इस 10 की घात माइनस 31, इसलिए इलेक्ट्रॉन के भार को निकले जोड़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अब बात करें गाइड की तुल्यांकी भार की, तो तुल्यांकी भार कितना होगा, अणुभार तो कितना है 96 बटा इसमें आवेश कितना आ रहा, देखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं के बारे में, लवण के तुल्यांकी भार के बारे में, कैसे निकलेगा। इसमें आपको अणुभार में कुल धनावेश या ऋणावेश, ठीक है, जो भी हो उसका क्या लगा दीजिए भाग। देखो दोनों की धनावेश की या ऋणावेश की संयोजकता होगी से उसका क्या लगाना है, हमको भाग लगाना है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करेगा कि MgSO4, ठीक है, ये वाला जो लवण है, इस वाले लवण में हमको क्या निकालना है, इसका तुल्यांकी भाग। तो पहले तो क्या निकाल लिया आप इसका अणुभार, अणुभार कैसा आएगा, मैग्नीशियम का कितना होता है 24, ठीक है, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, प्लस एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, चार ऑक्सीजन का कितना होगा 64, तो 24 और 32 कितना होगा, 24 और 32 हो जाएगा कितना आपके 56 प्लस 16 कितना 64, तो 56 प्लस 64, ठीक है, तो 56 और 64 कितना 120, ठीक है, 56 और 64 आपका हो गया कितना 120 ग्राम। अब देखो अपने को क्या निकालना है, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकाले, ढंग से देखिए, अणुभार में इसका जो धनावेश है या ऋणावेश उसको क्या लगा दो भाग। तो इसका धनावेश कितना है, इसका ऋणावेश कितना है, तो Mg और SO4 आपको पता है, Mg की संयोजकता कितनी होती है 2 प्लस, SO4 की भी कितनी होती है 2 माइनस, ठीक है, तो इसका क्या लगा देंगे हम, इसमें भाग लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 का क्या लग जाएगा भाग, तो 120 में 2 का भाग लगेगा, तो कितना आएगा आंसर 60 ग्राम। अगली बात समझ में, जो भी वहां पर आवेश होता है उनका उसका क्या लगाना है, हमको भाग लगाना है, 60 ग्राम क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, किसी परमाणु का निकालना अपने को तुल्यांकी भाग, तो आप कुछ नहीं करना, उसका परमाणु भार होगा उसका संयोजकता क्या लगानी 2 भाग। जैसे कोई बोले कि एल्यूमिनियम का क्या निकालो तुल्यांकी भार, तो एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार कितना होगा, तो एल्यूमिनियम का अणुभार कितना होता है बताइएगा, याद है किसी को, ज्ञानी पढ़ का सब, एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना होता है 27, कितना होता है 27 बटा एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, एम में परमाणु भार 27 होता है, संयोजकता कितनी होती है एल्यूमिनियम की 3, तो 27 में किसका भाग लगा दो 3 का, तो 27 में 3 का भाग लगाओगे कितना होगा 3 नम 27, तो कितना आ गया इसका तुल्यांकी भार 9, ठीक है, तुल्यांकी भार इसका 9 आ गया। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी और के बारे में पूछ ले, कोई भी परमाणु दे दे कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि आपको दे दिया परमाणु, मान लो कौन सोडियम, सोडियम का क्या निकालो साहब तुल्यांकी भार, तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23, संयुक्ता कितनी होती है प्लस 1, तो एक ही भाग लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, 23 बटा मतलब कितनी आ गई 23। तो इस प्रकार से आपको सारे के सारे तुल्यांकी भार निकालते आने चाहिए, ठीक है, लिखो। अब जब हम तुल्यांकी भार
और ग्राम तुल्यांक के बारे में समझ चुके हैं। यदि आप तुल्यांक की भार निकाल सकते हैं तो आप ग्राम तुल्यांक निकाल सकते हैं, और यदि आप ग्राम तुल्यांक निकाल सकते हैं तो क्या निकाल सकते हैं आप? नॉर्मलता। अब बात करें हम नॉर्मलता कैसे निकालेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको उसको बताया था, क्या विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटा बिलियन का आयतन का है में लीटर में। ओके, यहां से देखिए इसी से आपके परिभाषा बन जाएगी जैसा हमने मोलरता की बनाई थी। क्या बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता। सभी लिखे नॉर्मलता की परिभाषा, निकाल दो नॉर्मलता और लिखो परिभाषा। डाल दिया, ठीक है। नॉर्मलता इसमें लिखिए परिभाषा, विलेय के विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, अरे यार बार अत्री सब डिलीट करा क्या गया है, मतलब ऐसे तेरे मैंने पूरी वो असुर वेब सीरीज डिलीट कर दी, 8-10 वीडियो था अभी। इसके बाद देखिएगा तो परिभाषा लिखिए, विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। अब देखिएगा एक सूत्र तो ये बनेगा बेसिक, अब इसी को हम बदल सकते हैं, क्या विलेय के ग्राम तुल्यांक का सूत्र क्या होता है बताया था, क्या होता है विलेय का भार, है ना। अच्छा, नॉर्मलता को ऐसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से, मोलरता को कैपिटल एम से, नॉर्मलता को कैपिटल एन से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा एन बराबर क्या हो जाएगा आपके विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, क्या होगा सूत्र, विलेय का भार बटा क्या होगा विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है। और तुल्यांकी भार कैसे निकालते बता दिया, ओके। और साथ में वही जो आपको कल सिखाया था लीटर वाला सूत्र काय में लिखो आप, मिली लीटर में, ठीक है। तो मिलीलीटर वाला सूत्र लिखोगे तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 का क्या लगाना पड़ता है, हाँ मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए, तो ये मिलीलीटर को लीटर में बदल रहे हैं तो क्या लगा देंगे 1000 का भार, ठीक है। अब क्या होगा, सीधी सी बात है, वो भार बटा तुल्यांकी भार कहाँ है ऊपर, तो ऐसा कहाँ जाएगा नीचे, तो क्या होगा यहां से आपका n बराबर हो जाएगा क्या, विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है। और ये 1000 कहां जाएगा ऊपर, तो ये होगा क्या 1000 बटा विलियन का आयतन काय में मिलीलीटर, ठीक है। अब देखिएगा विलेय का भार, विलेय के भार को कैसे प्रदर्शित करते हैं, बोलो विलेय का कैसे करते हैं, बी से, भार है तो डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बी,
बटा विलेय का तुल्यांकी भार के लिए हम लिखेंगे क्या, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, EW लिख दो या EQ लिख दो, है ना, इक्विवेलेंट वेट, या ऐसा इसको वेट के लिए क्या लिख सकते हो, EW। और EW का है का विलेय का, तो विलेय के लिए क्या लिख देंगे हम, B। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ B इनटू 1000 बटा विलेय का आयतन काय में है, लीटर में, मिलीलीटर में, तो आयतन लिए क्या लिख देंगे, B और ml। तो ये क्या बन गया आपके नॉर्मलता का फाइनल सूत्र। इस सूत्र से क्या निकाल सकते हो आप, किसी की भी नॉर्मलता। ठीक है, में पड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, बोलो